नमस्कार। मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात झारखंड विधानसभा चुनाव की करेंगे। आज क्योंकि मुझे लगता है कि झारखंड में इसी साल दिसंबर महीने में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हालांकि अभी तक इलेक्शन कमीशन के तरफ से तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि इस महीने यानी अक्टूबर के महीने में तारीख की घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले बिहार एनडीए में सीटों को लेकर, यानी झारखंड विधानसभा में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसको लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। तो उसको यानी खींचतान को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, मैं चाहता हूं पहले आप एक बार उन नेताओं का बयान सुन लीजिए और उसके बाद फिर हम चर्चा को जारी रखेंगे। तरह में एक बैठक जाके किया है और वहाँ घोषणा किया है कि वहाँ पर 10 सीट पर हम लड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम एनडीए में हैं, एनडीए के माध्यम से चर्चाएं चल रही है और चलाएंगे, और जो सीट मिलेगी उस सीट पर हम लोग लड़ेंगे। लेकिन चुनाव वहाँ जरूर लड़ेंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से। दावेदारी की नहीं बात, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो जनाधार रहा है, वो जनाधार आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ अपने आप को मजबूती से जोड़ कर देखता है। तो नीचे करो। फिलहाल के वर्षों में पार्टी के संगठन में भी एक नई मजबूती हासिल की है। ऐसे में हम लोग आगामी झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, चुनाव हम लोग लड़ेंगे। गठबंधन के भीतर भी इसको लेकर बातचीत चल रही है। अगर गठबंधन से बातचीत सकारात्मक परिणाम पर पहुंचती है तो गठबंधन के साथ या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज की तारीख में अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। ये दोनों विषय, गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ते हैं या अकेले हम लोग चुनाव लड़ते हैं, ये बातचीत हो रही है। मुझे लगता है नोटिफिकेशन जब तक आएगा तब तक ये तमाम बातें तय कर। तो आपने दो नेताओं का बयान सुना। पहला बयान था जीतन राम मांझी का, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का। तो जीतन राम मांझी भी दो तरह की बातें कह रहे थे। एक तो वो कह रहे थे कि बीजेपी के साथ बातचीत चल रही है, और दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि 10 सीटों पर हमारी पार्टी जो है वो झारखंड में चुनाव लड़ने का काम करेगी। दूसरा बयान आपने सुना चिराग पासवान का। चिराग पासवान भी दो तरह की बातें कर रहे थे। एनडीए से बीजेपी से बातचीत चल रही है, जारी है। अगर गठबंधन में बात नहीं बनती है तो भी जो चिराग पासवान की पार्टी है वो झारखंड विधानसभा में चुनाव लड़ेगी और मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये केवल चिराग पासवान या जीतन राम मांझी की बात नहीं है। अगर जदयू की बात करें तो जदयू ने पहले ही एक तरह से कहे तो चेतावनी दे दी है बीजेपी को। जदयू ने कहा है कि अगर बीजेपी हमारे साथ चुनाव में जाती है, यानी हमारे साथ गठबंधन में झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ती है, तभी सकारात्मक नतीजे आएंगे। यानी चेतावनी साफ है कि अगर आप हमको छोड़कर चुनाव में जाते हैं तो नतीजे जो हैं वो सकारात्मक नहीं आएंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा में तमाम जो राजनीतिक मेहमान हैं वो एक एक करके हमारे साथ शामिल होंगे। आज हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जो हैं उनसे हम आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ है प्रदीप सिन्हा, जो प्रवक्ता हैं झारखंड बीजेपी के। हमारे साथ हैं राकेश भट्ट, जो मुख्य प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के। हमारे साथ है राकेश रंजन, जो हम पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं आरजू खान, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ हैं काफी अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार झारखंड के चंदन मिश्रा। तो आप सभी का सर स्वागत है इस चर्चा में। तो आज हमारा जो विषय है वो ये है कि दिसंबर में सबको पता है कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले एनडीए में जो खींचतान शुरू हो गई है खासकर सीटों को लेकर,
सभी जो पार्टियां हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो, सभी अभी से ही अपने अपने दावे शुरू कर दिए हैं कि मुझे इतनी सीटें चाहिए, मुझे इतनी सीटें चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सीटें, चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, या फिर नीतीश कुमार, जो सीटें वो मांग रहे हैं खुद के लिए या अपनी पार्टी के लिए, तो आधार क्या है? क्या सच में उनकी पार्टी झारखंड में इतनी मजबूत है कि उनको उतनी सीटें मिलनी चाहिए? तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे जीतन राम मांझी की, जिन्होंने कहा कि कम से कम 10 सीटें तो हमें मिलनी ही चाहिए। तो हमारे साथ हम पार्टी के प्रवक्ता हैं राकेश रंजन, उनसे बात करेंगे। राकेश जी, ये बताइए कि आधार क्या है झारखंड में? आपकी पार्टी का आधार क्या है? क्यों आप 10 सीटों की जो आपके नेता हैं 10 सीटों की मांग कर रहे हैं? देखिए, चतरा में हाल में ही हमारे संरक्षक महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और तमाम शीर्ष नेता ने चतरा में एक बैठक की और उस बैठक में हम लोग निर्णय लिया। वहां का बहुत कुछ देखते हुए मैंने हाल में प्रदेश अध्यक्ष का भी वहां गठन किया और मैंने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष से लेकर के बूथ स्तर से लेकर के तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सदस्यता अभियान को आप जोड़ा जाए और हमारी सारी टीमें ग्राउंड लेवल पे लगी हुई है और काम कर रही है। हमने हर एक जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सबको मैंने हर एक जिले में 20,000 सदस्य बनाने का मैंने उनको टास्क दिया है। तो हमारे नेता बहुत कुछ सोच समझ करके सारी चीजों को पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लेकर के वहां का जायजा लेकर के डिसाइड किया है कि हम मिनिमम कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके आगे आपको लगता है बीजेपी आपको 10 सीट देने वाली है? देखिए, इसके आगे हमारे नेता ये भी कहे हैं, सौरभ जी आप सारी बातों को सुनेंगे, आज हमारे जो नेता बोले हैं उसमें ये भी चर्चा उन्होंने किया कि मैं एनडीए में हूँ और एनडीए में मेरी बात चल रही है, एनडीए के सामने। तो अगर बातचीत चल रही है राकेश जी, तो सीटों की संख्या का ऐलान करने की क्या जरूरत है? ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप बीजेपी के साथ? नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। हमारी जो जायज मांग है, मुझे लगता है कि सिम्स टू मी आई डिजर्व, मुझे लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ उसके अनुसार। मैं जो ग्राउंड लेवल ये लगता है कि 10 सीट आप डिजर्व करते हैं झारखंड में, 10 सीटें आपको मिलनी चाहिए? उस बेसिस पे मेरी बात हुई, हमारे नेता उस बेसिस पे बात किए हैं कि हम वहां जाने के बाद में लगता है आपकी पार्टी का कोई संगठन है झारखंड में? आज तक आपने चुनाव लड़ा है? आगे सौरभ जी आगे भी बात सुन लीजिए, आगे भी मैं बोल रहा हूँ। हमारे नेता ये भी क्लियर किया है कि हम एनडीए घटक में हैं, एनडीए घटक में है उसका धर्म का पालन भी करेंगे, लेकिन चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे। इट इज वेरी क्लियर कि आई विल डेफिनेटली प्ले इन द चुनाव। ठीक है, राजेश भट्ट भी हमारे साथ हैं। माफ कीजिएगा, उस समय शुरू में हमने आपका नाम गलत बोल दिया था, राकेश भट्ट बोला था। राजेश भट्ट भी हमारे साथ हैं। राजेश जी, ये बताइए, चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि अगर गठबंधन में बात नहीं बनी तो अकेले हम मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वो मैक्सिमम सीट क्या हो सकता है? पहले तो आज नवरात्रि की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महानवमी है और हम माता रानी से भी प्रार्थना करते हैं कि झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया जाए, भ्रष्टाचारियों से मुक्त करें माता जी, ऐसी आशीर्वाद मिले, क्योंकि झारखंड भ्रष्टाचार से आकंठ डूबा हुआ है। और आज मतलब भगवान के शरण में जाना ज्यादा जरूरी है या फिर झारखंड के जनता के शरण में? नहीं, जनता के शरण में जाना जरूरी है। जनता वहां की त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच गई है। भ्रष्टाचार इस तरह से बढ़ा हुआ है कि कोई भी विभाग और कोई भी नेता वहां उससे अछूता नहीं है। यह बेहद दुर्भाग्य का विषय। झारखंड में जिस तरह के मूलभूत सुविधाओं और संरचनाओं का घोर जो है वहां पे प्रचुरता है, बावजूद झारखंड का विकास उस स्तर पे नहीं हो पा रहा है, तो यह दुर्भाग्य है। सरकार के
निकम्मेपन का कहीं ना कहीं ये प्रकटीकरण है। अब रही बात चुनाव की, तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से यह बात कह दिया है कि हम झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और वहां की पूरी टीम को अधिकृत इसके लिए करते हैं कि झारखंड में हम कितने सीटों पे चुनाव लड़े, सीटों का को चिन्हित करने का अधिकार और अधिकृत उन्होंने किया है वहां के प्रदेश अध्यक्ष जी को। दूसरी बात कि झारखंड में हम चुनाव अलायंस में लड़े या अकेले लड़े, ये भी अधिकार अभी प्रथम दृष्टया उनको दिया गया है और उनसे एक मशवरा मांगा गया है कि हम कितनी सीटों पर सक्षम है। वैसे आपको बता दूं सौरभ जी कि झारखंड में हम 40 सीटों पर बेहद मजबूत हैं अपने संगठनात्मक संरचना को लेकर और पूरी मुकम्मल तैयारी चल रही है झारखंड में। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का झारखंड में कई कार्यक्रम भी हो चुके हैं और भी होने अभी शेष है, तो लगातार तैयारियों का दौर जारी है। अब है कि वहां की लोकल कमेटी जो प्रदेश की कमेटी है उसकी क्या राय आती है, उस पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेंगे और यह शीर्ष नेतृत्व का जो है अधिकार है। चलिए प्रदीप जी जवाब दीजिए। एक तरफ से जो डिमांड है सीधे तौर पर 10 सीटों की है, जीतन राम मांझी की जो मांग है, और दूसरी डिमांड आपने सुनी राजेश जी की, देंगे इतनी सीट? देखिए, मैं तो समझता हूं कि चूंकि गठबंधन का जो मसला है शीर्ष नेतृत्व के पास ही चर्चा का विषय होता है, इसलिए जब शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा चल रही है, जेडीयू की बात हो चाहे लोजपा की बात हो, अब जीतन राम मांझी ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है, तो उस टॉप लीडर्स जो है हमारे, वो सारे इन विषयों को देखते हैं और हर राजनीतिक दल की अपेक्षा होती है कि हमारे कार्यकर्ता चुनाव में लड़ें और विधानसभा के चुनाव 2 महीने के अंदर होने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी अपेक्षा होती है, मन में इच्छा होती है कि हम भी चुनाव लड़ें। वो अपनी भावना की अभिव्यक्ति करते हैं और अंततः फैसला, जब गठबंधन धर्म की बात आती है तो अंततः फैसला फोरम में ही होता है, एनडीए फोरम के अंदर ही होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि सहमति बन गई तो ठीक, नहीं तो फिर अकेले लड़ेंगे। ये बातचीत की मैं समझता हूँ कि गति को कहीं ना कहीं विराम देने की कोशिश हो जाती है। इसलिए एक बार कम से कम नेतृत्व को विश्वास करना चाहिए, साथ में बैठ के बातचीत करें, कोई समाधान निश्चित निकलेगा, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे चलना चाहिए। लेकिन शुरू में ही अगर आप तेवर दिखाने शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ ये गठबंधन के सहयोगियों का फिर मतलब रवैया ऐसा नहीं होता। हम साथ बैठे, बातचीत करें, अपनी बातें बताएं कि हम अमुक अमुक सीट पे लड़ना चाहते हैं। तो बीजेपी क्या उस तेवर को सहन करेगी? प्रदीप जी, जो तेवर दिखाए जा रहे हैं, बीजेपी उस तेवर को सहन करेगी? देखिए, मैं मानता हूं कि जब साथ में बैठते हैं, शीर्षस्थ नेता जब साथ में बैठते हैं, तो वहां तेवर वाली बात नहीं होती है। वहां बिल्कुल समझदारी से बातचीत की जाती है और हद से चर्चा होती है कि कौन सी सीटों पर आपकी उपस्थिति है, कौन सी सीट पे आप मजबूत स्थिति में है। और विगत 5 वर्षों के दौरान कोई आंदोलन की कार्यक्रम झारखंड के मुद्दों को लेकर आपने किया हो या जन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया हो सड़कों पर, जहां आपको पब्लिक का रिस्पांस अच्छा मिला हो, तो इन सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए ही कोई फैसला किया जाता है। लेकिन अचानक कोई इस तरह की डिमांड करने लगे तो मैं समझता हूं कि एक बार निश्चित रूप से एनडीए फोल्डर के अंदर विश्वास जताना चाहिए, बातचीत करें, समाधान निकलेगा। और किसको कितनी सीटें जाएगी ये तो तय भी करेगा शीर्ष नेतृत्व। इसलिए अपनी ओर से न बात करके आप मीडिया में न जाकर इसको एनडीए के अंदर रखना चाहिए ताकि समाधान सकारात्मक माहौल में निकल सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे चंदन जी से, जिनके पास एक लंबा अनुभव है झारखंड की राजनीति का। सर ये बताइए कि जो बयान आपने सुना जीतन राम मांझी का या फिर चिराग पासवान का, इसके पहले आपने सुना होगा जदयू नेताओं का बयान। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर बीजेपी मेरे साथ गठबंधन नहीं करेगी या चुनाव में नहीं जाएगी तो नतीजे जो आएंगे वो सकारात्मक नहीं होंगे। तो जदयू भी खुले तौर पर चेतावनी ही दे रहा है बीजेपी को, और जीतन राम मांझी का आपने सुना और चिराग पासवान का सुना, क्या लगता है सर किस तरीके का अंतःकलह जो है वो एनडीए के अंदर शुरू हो चुका है? नहीं सौरभ जी, मैं इसको अंतर्कलह नहीं मानता हूँ। ये आपने पहले भी कहा है कि हर दल की, प्रदीप जी भी यही बात बोल रहे थे कि हर दल की अपनी इच्छा होती है कि हम भी चुनाव लड़े, हमारे
कार्यकर्ता भी चुनाव में उतरे और चुनाव में सहभागिता होनी चाहिए। और सभी लोग एनडीए के घटक दल हैं, चाहे जदयू हो, हम हो या रामविलास जी की जो पार्टी है, चिराग पासवान उसके भी अध्यक्ष हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी सबसे पहले जानना चाहिए, हम लोग को समझना चाहिए। देखिए यहाँ झारखंड में जो एनडीए का जो स्ट्रक्चर है वो पहले बनता था भाजपा और जदयू और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के साथ, ये मूल स्ट्रक्चर के रूप में सामने बना। और ये लोग पिछले कई चुनावों से लगातार एक साथ लड़े, सत्ता में आए, सत्ता की भागीदारी निभाई और इन लोगों ने बाहर भी रहा तो लग रहा है। लेकिन एक चुनाव को छोड़ दीजिए, एक या दो चुनाव, मुझे लगता है इसमें जदयू की भागीदारी नहीं रही। दरअसल है क्या कि जदयू का भी ये जो सांगठनिक ढांचा है झारखंड में वो अब ऐसा नहीं है जिसमें ये लोग ज्यादा सीटों की दावेदारी करी। मैं अभी हम और चिराग पासवान जी की पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लोजपा की, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि आजसू जैसी पार्टी, वह 365 दिन आंदोलन करने वाली, सड़क पर रहने वाली पार्टी 5 सालों से हमेशा तैयारी करती है चुनाव का। अगर हम देखें, आकलन करें तो उनको भी 6-7-8 सीट से ज्यादा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो चुनाव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है एनडीए गठबंधन में कि हर सीट को पॉइंट टू पॉइंट एकदम बिल्कुल कहते हैं ना कि इन लोगों ने नोट किया है कि कौन सा सीट पे कौन सा उम्मीदवार, कौन सा दल मजबूत होगा और कैसे चुनाव जीता जा सकता है। इसलिए जदयू की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि 2 सीटें जदयू के खाते में जा सकती हैं और 2 में एक सरयू राय जो हाल में गए हैं बीजेपी से हटके निर्दलीय लड़े जीते। तो ये जो चंदन जी, ये जो मांगे हो रही है या दावा किया जा रहा है, तो एक तरीके से ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या बार्गेनिंग का एक तरीका कह सकते हैं इसको? नहीं, कि अगर हम 10 सीट मांगेंगे तो 2-4 सीटें तो मिल ही जाएगी। नहीं, 2-4 सीट के लिए भी तो भाई ग्राउंड रियलिटी होनी चाहिए ना भैया। कौन सा सीट पे आप मजबूत हैं, कौन सा सीट पे आपका संगठन बढ़िया है, वहां पे ग्राउंड जो सच्चाई है वो उसकी एक सर्वे होती है। सर्वे के बाद सामने निकल के आता है मसला, क्यों साहब यहाँ पे आजसू पार्टी के लोग हैं, यहाँ पे लोजपा के लोग हैं, यहाँ पे भाजपा के लोग मजबूत हैं। तो ये जब तक ग्राउंड रियलिटी की बात नहीं करेंगे राजनेता, तो दबाव पॉलिटिक्स नहीं मानता मैं इसे, एक इच्छा पॉलिटिक्स है ये, और ये एक आकांक्षा पॉलिटिक्स है और होना भी चाहिए। लेकिन प्रदीप जी ने सही कहा, ये जो सारा मसला है, खास करके गठबंधन दलों को किसे कितनी सीटें जाएंगी, ये तय होगा दिल्ली में और तय करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं जो गृह मंत्री, उनके स्तर पर बातचीत हो रही है। इसमें प्रदेश के नेता जरूर शामिल होंगे, केंद्रीय नेतृत्व भी सभी दलों का शामिल होगा। लेकिन चुनाव लड़ने के पहले अगर ग्राउंड रियलिटी को नहीं मानेंगे तो चुनाव भी क्या होगा कि यह मजाक बन जाएगा कि भाई साहब आपने दबाव पॉलिटिक्स में किसी को 1 या 2 सीट दे दी, पता चला वो सीट लूज कर गए। तो ऐसे करने से तो आप सामने वाले को फ्री हैंड छोड़ देंगे, है ना, नेट गोल मारने के लिए। ऐसे अभी नहीं होना चाहिए। अब जैसे चिराग पासवान की पार्टी के जो प्रवक्ता है राजेश सिंह ने कहा कि 40 सीटों पे, मुझे नहीं लगता है कि 40 सीटों पर सर कि 40 सीटों पर हमारी मजबूत स्थिति है। हाँ मैंने वही मैं कह रहा हूँ कि 40 सीटों पे आपका अगर मजबूत है तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड रियलिटी तो हमें लगता है कि कहीं 200 सीट के आसपास होगा, ऐसा नहीं है। आप हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि लोजपा के लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन चुनाव जैसे ही नजदीक आता है उनकी गतिविधियां बढ़ जाती है। उसके पहले 4 साल 3 साल आराम से रहते हैं। हम लोगों के पास कोई खबरें तक नहीं आती हैं कि ये छापी जाए कि हमारे यहाँ ये कार्यक्रम हुआ। चुनाव के समय में प्रेस रिलीज विज्ञप्तियां आने लगती हैं। तो ऐसा भी नहीं हो कि आप खाने के चक्कर में सब कुछ गंवा बैठे। और मुझे नहीं लगता है कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो इतनी समझदारी जरूर दिखाएंगे कि वो अपनी जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, उसको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बगैर आप न क्लेम करना चाहिए, आपको न दावा करना चाहिए, न सीटें लेनी चाहिए। अगर आप सच में आपकी जमीन मौजूद है। अब जैसे सरयू राय, एक चीज और सौरभ जी में जोड़ दूं, सरयू राय वाली सीट, सरयू राय जी ये जमशेदपुर पूर्वी से लड़के जीते, पिछली बार मुख्यमंत्री को हराया, इस बार चाहते हैं कि पश्चिम से लड़े। वो जहां से लड़ेंगे दोनों जगह से उनकी स्थिति मजबूत है, जीत जाएंगे। इसी तरह एक और जो नेता है, इनके मंत्री रह चुके हैं, जदयू में थे, राजा पीटर, गोपाल कृष्ण पात्र, वो तमाड़ के प्रत्याशी बन सकते हैं, वो लड़ेंगे, उनकी जीतने की संभावना 90% है। तो ऐसे उम्मीदवार जो कि सच में उनके जमीन पर काम किया हो, जिनकी संभावना 80% 70% है, उन पर दांव लगा सकती है पार्टी या गठबंधन। लेकिन ऐसे ही क्लेम करके कि हम फलाना जगह बैठक किए, मीटिंग की, लोगों को निर्देश दिया, अभी आप अगर
सदस्यता अभियान चलाएंगे चुनाव के समय में, तो मुझे लगता है सौरभ जी ये क्या हासिल कर लेंगे। इसीलिए जो ग्राउंड रियलिटी है उसको ध्यान में रख के सीटें मांगे, जी आप बिल्कुल। उनको मोरल बूस्टअप दें, बीजेपी को, आजसू को, जी जदयू को, तो मुझे लगता है कि इनको लाभ मिलेगा। और अगर खुद लड़ना चाहेंगे तो तीतर बटेर की स्थिति हो जाएगी। जी ठीक है सर, हम आरजू खान के पास आएंगे। माफ कीजिएगा, आपके पास थोड़े देर से हम आ रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दा है आज वो जदयू से रिलेटेड है, एनडीए से रिलेटेड है और झारखंड विधानसभा चुनाव से रिलेटेड। आरजू खान ये बताइए, इन सब नेताओं का जो बयान अगर आप सुनते होंगे तो मन में एक खुशी होती होगी कि चलो अच्छा है, सामने वाला जो गठबंधन है आपस में ही लड़ाई कर रहा है। जी नहीं, मुझे खुशी नहीं होती है, मुझे तकलीफ होती है। तकलीफ इस बात को लेके होती है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, ये तो इनका अपना आंतरिक मामला है, लेकिन ये चीजें लोकसभा इलेक्शन के बाद लगातार दिखने शुरू हो गई। आपने बिहार में देखा होगा, एससी का मामला था, क्रीमी लेयर अनक्रीमी लेयर का मामला था। जीतन राम मांझी जी क्या बोलते थे, चिराग पासवान जो जी क्या बोलते थे, उनके चाचा पशुपति पारस जी क्या बोलते थे। उसके बाद वक्फ बोर्ड का मामला आया, चिराग पासवान जी क्या बोलते थे, जीतन राम मांझी जी और जदयू वाले लोग क्या बोलते थे। तो इसमें हमको कहने की जरूरत नहीं है, जनता खुद ब खुद बिहार की हो, झारखंड की हो, देश की हो, अपने आप आकलन कर लेती है कि कौन सही जा रहा है, कौन गलत जा रहा है। तो ये जो चीजें है ना, मुझे लगता है कि अपना जो है क्रेज कहीं ना कहीं जनता के बीच में आगे गिराता है। ये चीज इस पर समझ में आती है और जनता इस चीज को खूब अच्छी तरह समझती है। और मैं बात करने से पहले सबको मुबारकबाद देना भूल गया। मुबारकबाद सबसे पहले तो दशहरा की आज नवमी है, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं, मैं चाहूंगा, मैं ये दुआ करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि वो कम से कम समझें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको जिनको बुरा कहा, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए, जिनको जेल में बंद करने की बातें कही, झारखंड से लेकर महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक, उन लोगों को फिर डिप्टी सीएम बनाने का और अपने ही पार्टी में अलायंस में मिनिस्टर बनाने का काम किया। तो ऐसे जो दो तरफा जो चीजें हैं ना, एक ही मतलब सिक्के के दो पहलू, इस दशहरे के अवसर पर सारी जनता इन लोगों को चिन्हित करे और ये बड़े बोले लोगों को जो है वोट की चोट से राजनीति में इनको जो है उनके सही स्थान पे पहुंचा दे। और ये चीजें मुझे कहने की जरूरत नहीं है सौरभ जी, ये लगातार चीजें चल रही है, पब्लिक डोमेन में है। पूरे बिहार की जनता, झारखंड की जनता, देश की जनता जानती है कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और हकीकत है कि इनके अंदर जो है अपनी अपनी बातें रखने की तो आजादी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि विपक्ष ने ही इस बार जो है 2024 के इलेक्शन के बाद पूरे देश में जो है एनडीए सहयोगी ही बढ़ते हुए नजर आए हैं। और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई से कहीं भी कोई दामन नहीं छुड़ा सकता है, चाहे कोई कितनी भी चिकनी चुपड़ी बैठ के बातें कर ले आपके टेलीविजन के माध्यम से। लेकिन पूरे देश की जनता ने देखा है, ये एविडेंस है पूरे देश की जनता के सामने कि इस बार विपक्ष में दरार नहीं, इस बार जो है सरकार के लोगों के अंदर दरार है। और वो दरार कहां तक फाटते हैं, इनकी मंशा और इनकी बेचैनी कहां आगे बढ़ेगी और किसको कलेप्स करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। चलिए राजेश जी ये बताइए, अभी हम लोग सुन रहे थे चंदन जी का, चंदन जी बता रहे थे कि झारखंड की राजनीति का स्वरूप क्या है। आपको नहीं लगता है कि दावा करने से पहले पहले खुद की पार्टी को देख लेनी चाहिए, उसकी हकीकत को देख लेनी चाहिए कि हम झारखंड में कहां खड़े हैं, मेरे पास कौन उम्मीदवार है। केवल 40 सीटों पर हमारी दावेदारी बनती है और मजबूत दावेदारी बनती है, केवल ये कहने से आपको लगता है काम चलेगा? नहीं, मैंने ये कहा कि 40 सीट विधानसभा क्षेत्रों में हम मजबूत स्थिति में हैं। मेरे कहने का तात्पर्य इस बात को समझा जाए। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि यह तो एनडीए की बैठक में तय होगा। अभी प्रदेश अध्यक्ष और वहां की स्थानीय कमेटी का रिपोर्ट आना बाकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर विचार करेंगे, तब हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे। और ये कहना कि हम कमजोर हैं, ये मान लेना सौरभ जी, इससे पहले का भी इतिहास रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी कोई पहली बार प्रदेश से बाहर लड़ने नहीं जा रहा है, और इससे पहले भी कई जगह हमारे विधायक जीते हुए, कई राज्यों में हमारे विधायक हैं। नागालैंड में पिछले साल 2 विधायक जीते, वो भी विधानसभा का चुनाव। ये तो बिहार और झारखंड का मामला है, ये तो सटा हुआ राज्य है। कभी एक ही होता था। रामविलास पासवान जी के चाहने वाले वहां आज भी हैं मौजूद। आप देखते हैं जहां भी चिराग पासवान हमारे जाते हैं, वहां एक अच्छी खासी जनसैलाब देखने को मिलती है। तो यह एक लोकप्रियता का ही पैमाना है ना।
या उनके समर्थक हैं वहां मौजूद, बात को तो इंगित करता ही है ना। हमारी पूरी संरचना है। हमारे पत्रकार साथी कह रहे थे कि चुनाव के समय, तो देखिए चुनाव के समय ही ज्यादा गतिविधियां किसी भी दल की बढ़ जाती है, ये सच है। चुनाव के समय गतिविधियां बढ़ जाती है, आप लोगों से कनेक्ट लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विलीन भी हो जाते हैं। चुनाव के बाद क्या विलीन हो जाते हैं? जी, विलीन तो नहीं होते हैं, पर कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होता है ना, या नहीं होता? चलिए हमारे वहां जी, प्रवक्ता नहीं है, राकेश जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, हमारी कमेटी नहीं है, हर जिलों में कमेटी है, और वो कमेटी भी अपनी आंतरिक रिपोर्ट दे रही है पार्टी को। ये मिल बैठ के विचार होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम समझते हैं कि बेहतर निर्णय लेंगे। और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा भी है कि झारखंड को जो पीछे ले गए हैं उनके अब अंतिम पटाक्षेप होने वाले, इससे कहीं कोई चलिए इनकार राकेश नहीं जी, आप भी बता दीजिए, दिन जिन मतलब 10 सीटों की मांग कर रहे हैं आप, अगर उम्मीदवार की बात करें तो उम्मीदवार हैं वहां पर आपके? एक देखिए मजबूत उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो, मैं फिर से ये बोलना चाहूंगा मतलब कि आपके हमारे नेता नेता ने इस स्थिति में है कि उम्मीदवार का नाम बता सके? एकदम बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, फिर से बताना चाहूंगा कि हमारे नेता ने 10 सीट को जो मांग की है, उन्होंने 10 सीट पे प्रेशर और पॉलिटिक्स नहीं किया। दूसरे की तरह उन्होंने कंपेयर करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि मैं गठबंधन धर्म का पालन भी करूंगा। अगर एनडीए में बात बनेगी उसको मानूंगा। दूसरी बात है, हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, और जो उम्मीदवार फाइट करने वाले हैं, मैं उनको प्रॉपर टास्क दिया हूँ। वो टास्क पूरा करेंगे, उसी बेसिस पर हम उम्मीदवार का चुनाव तय करेंगे, कौन उम्मीदवार कहाँ से चुनाव करेगा। लेकिन आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले प्रदीप जी बता रहे थे, जो बीजेपी के आपके साथी भी है, सहयोगी पार्टी है, वो कह रहे थे कि बेहतर होता कि मीडिया में ये जो नेता बयान दे रहे हैं ये नहीं देते, आपस में बैठकर बातचीत करते। ये गलत है, ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है कि मीडिया में जाकर आप 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। हम देखिए, मैंने फिर से सौरभ जी मैं क्लियर कर दूं आपको कि हमारे नेता इच्छा जाहिर किए हैं। इच्छा तो जाहिर कर ही सकते हैं ना। जब हम मगध में हमने लोकसभा में 1 सीट मुझे मिला, और 1 सीट मुझे 100% मैंने जीतने का काम किया। अब हमारी इच्छा हुई कि मैं दूसरे प्रदेश में भी चुनाव लड़ूं, उन्होंने इच्छा जाहिर किया, इसमें गलत क्या है? और उन्होंने ये लेकिन कंपेयर उस इच्छा का आधार भी तो होना चाहिए। हमारी इच्छा है कि हम बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ें, तो केवल इच्छा से तो नहीं होता ना, ग्राउंड में आपकी स्थिति मजबूत होनी चाहिए ना। मैं फिर से सौरभ जी आपको क्लियर कर दूं कि 6 तारीख को हमारे नेता चतरा में ने एक बैठक की, और बैठक में सारे निर्णय लिया, और वहां पे हमने एक मजबूत प्रदेश अध्यक्ष का भी गठन किया है, और जिला अध्यक्ष से लेकर बूथ लेवल स्तर से लेकर के मैंने किया है। तो हमें लग रहा है कि मैं वहां से चुनाव जीत सकता हूँ, तो क्यों नहीं मैं चलिए अपना जाहिर प्रदीप जी, करूंगा। चतरा में जो जीतन राम मांझी की आम सभा हुई, सफल थी वो? कितनी भीड़ आई थी उस जनसभा में? देखिए, मैं अपने हम के साथी से जानना चाहूंगा कि ये हम पार्टी का कोई कार्यालय रांची में हो तो जरा पता बताइएगा, मैं वहां जाकर मिलना चाहूंगा लोगों से। और जहां तक आपने सौरभ जी प्रश्न किया कि चतरा में सभा कैसी थी क्या थी, चूंकि हम वहां उस क्षेत्र में रहते नहीं, इसलिए बहुत जानकारी नहीं है कि सभा कैसी थी। अब तो दावे प्रति दावे की बात नहीं है, चूंकि हमारे सहयोगी हैं। नहीं, उस चतरा की जनसभा के बाद 10 सीटों की मांग की जा रही है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैंने उसको कवर नहीं किया है, मैंने उस जनसभा को देखा नहीं है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप झारखंड से आते हैं तो आपको शायद पता होगा कि वो कितनी सफल जनसभा रही जीतन राम मांझी। सौरभ जी विरोधाभास तो इस बात में झलक रहा है। जो हम पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि 6 तारीख को जीतन राम मांझी की सभा। अब आप बताइए, सर पे चुनाव है, 3 महीने के बाद अंदर चुनाव हो जाएगा। 6 तारीख को ये प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अब बताइए कि बाकी की कमेटियां जो नीचे तक की होती हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होगा, चुनाव का संचालन ये कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ ग्राउंड रियलिटी पे बात करनी चाहिए। जैसा चंदन जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि हम सहयोगी हैं, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए खड़े हैं। जहां हम कमजोर होंगे वहां बाकी लोगों की हम मदद दें, जहां आप कमजोर होंगे वहां हम बाकी लोगों की मदद करें।
तो इस भावना से अगर हम लगेंगे तो निश्चित रूप से जो एक संकल्प लेके हम चल रहे हैं कि झारखंड विधानसभा का चुनाव इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा लिड गवर्नमेंट जो है उसको बाहर करना है और भ्रष्टाचार को बचाना है, तो उसमें सहभागी बनने की जरूरत है। इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही कि अधिक से अधिक सीटों पर हम लग जाएं और फिर न खेले दे वो वाला स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक सरकार हम चला रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी शुरू में आपने भी सुना होगा चिराग पासवान का बयान, वो बयान भी तो आंखें दिखाने जैसा है ना। वो भी तो बयान इस तरीके का है कि अगर गठबंधन नहीं होगा तो हम मैक्सिमम सीटों पर चुनाव में जाएंगे। देखिए, तो समय बताएगा आने वाला कि कितनी सीटों पर सहमति बनती है, किसको किसको कितनी सीटें दी जाती है, और बाकी के कदम कौन से राजनीतिक दल क्या उठाएंगे ये तो भविष्य के गति में छुपा है। लेकिन एक प्रवक्ता होने के नाते मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम सबों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण माहौल रहे और हम साथ अगर चुनाव में जाते हैं तो संदेश भी अच्छा जाएगा, परिणाम भी अच्छा है। चलिए आरजू खान, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी जो है उसके प्रवक्ता जो है और जो लोक जनशक्ति चिराग जी के जो प्रवक्ता है राजेश भट्ट जी, ये दोनों लोगों ने दो बातें कही। भ्रष्टाचार वाली सरकार हमको हटानी है। ये किस बात से भारतीय जनता पार्टी वाले लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं? अभी किसको लिया है झारखंड में आपको पता होगा? जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे, जिसको पानी पी पी के गाली देते थे, जिसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहते थे, उसको भारतीय जनता पार्टी में झारखंड में मिला लिया। दुष्यंत चौटाला को इसी तरह ये लोग डालना चाहते थे ना, और उसको डिप्टी सीएम बना दिया। छगन भुजबल को ये पानी पी पी के अजीत पवार को गाली देते थे और जेल की सलाखों के पीछे डालने की बात करते थे, और पता चलता है कि उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। तो ये भ्रष्टाचार के बारे में ये बातें तो न करे, क्योंकि जिनको जिनको खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारी कहा, उसको अपनी पार्टी में डिप्टी सीएम बनाया, मिनिस्टर्स बनाया। तो ये भ्रष्टाचार की बातें न करे, देश की जनता इनको खूब अच्छी तरह जानती है। तो अगर ये इस तरीके की बातें न करे तो बेहतर है। आपको इसका सीएनएफ मिल गया है भ्रष्टाचार पे बात करने का? बिल्कुल नहीं, मुझे सीएनएफ मिला या नहीं मिला, लेकिन आप अगर इस बात पे अगर भ्रष्टाचार के बारे में अगर आप बात करें तो सीएनएफ मिल गया है। नहीं, तरीका दो होता है ना राजेश जी, तरीका दो होता है कि एक लोग बैठ के सृजन करवाते हैं, उसका सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिलता है, और दूसरा जो है उसको जाल में ट्रैप में फंसा के जो है आप उस सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी न करे और लोक जनशक्ति। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आरजू खान, जवाब ले लेते हैं राजेश जी जवाब ले लेते हैं। आरजू नहीं, राजेश जी जवाब ले लेते हैं। राजेश जी को मैं छोटा सी बात बताऊंगा। प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आपने सवाल बीजेपी से किया। बोलने का सीएनएफ आपको मिल गया है क्या? आरजू नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कैसे सीएनएफ मिला है। आपने जो सवाल हनुमान बने हुए हैं ना, जिसके आप हनुमान बने हुए हैं, जिसके आप हनुमान जिसके हनुमान बने हैं, जिसको बार बार आपके घर से आपको बाहर कर दिए, मैं उसी का सीएनएफ लिया। से हनुमान है आपके यहाँ, तो कोई दलित हनुमान बनने जाता है उसको बाहर कर दिया आरजू खान, इसीलिए ना बाहर हो गए, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी आपको बाहर कर दिए, आपको घर से बाहर कर दिए। आप आंसू लेकर रो रहे थे, आंसू लेकर रो रहे थे आप, इसीलिए तो आप रो रहे थे। आप रास्ते पे चले आए थे, हो जाइए हनुमान बनते बनते आप रोड पे आ गए थे। आरजू खान आपके उसे हनुमान बनने की वजह से आपके चाचा को आपने जो सवाल, आरजू खान शांत हो जाइए, आपने जो सवाल किया है बीजेपी से सीधे तौर पर उसका जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिए। वो आरजू खान या आरजेडी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार पर बीजेपी को बोलने का कोई हक नहीं। जी सौरभ जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी विगत 6 महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव और ये जो इकोसिस्टम का रोना धोना है ना कि तमाम भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर अकेली जीत कर आई। और इनके अपने कुंबे में क्या बिखराव है, क्या कुछ हालात है, ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप भी समझते हैं, पैनल में बैठे लोग भी समझते हैं। इसलिए जहां तक प्रश्न है झारखंड में भ्रष्टाचार की, तो मैं इनको एक बात स्पष्ट बता दूं कि मुख्यमंत्री का जो नजदीकी कुंबा है ना, वो सारे लोग आज जेल में बैठे हुए हैं। एक दो को अभी कुछ 2-3 दिन पहले बेल मिली। तो ये भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला, आप बताइए एविडेंस क्या कहा था? मैं नहीं बोल रहा था, कोर्ट ने क्या कहा था आप बताइए। नहीं, बात को ऐसे आप नहीं घुमा सकते। आरजू खान जी शांत हो जाइए, उनको अपनी बात बोलने दीजिए। डिबेट का कोई तरीका होता है ना कि हक के बीच में कूद जाना है आपको। सबसे ज्यादा ज्ञानी आप, सबसे ज्यादा बोलने वाले आप तो है नहीं,
जब नहीं, मैं मैं बोल रहा बीच हूँ में तो नहीं मुझे बोलता, बोलने दीजिए, उसके लेकिन बाद आप सौरभ जी बोलेंगे। जब आप कोर्ट को कोर्ट करिएगा नहीं तो नहीं, बताइए कोर्ट ने क्या आपके कहा। बीच में मैं नहीं बोल रहा क्या था, आपके कोर्ट बीच में ने नहीं बोल हेमंत रहा था। सोरेन को दोषी सर समझा था आपने क्या? सवाल कर लिए, या जवाब सीबीआई देने को दीजिए। फटकार लगाई थी? जरा सुन आप लीजिए, ये आपके बताइए। बीच में मैं प्रदीप नहीं जी बोल को रहा था आरजू और खान आपसे प्रदीप ऊंची जी को आवाज में जवाब बोल देना सकता हूँ। आपके बीच में नहीं बोल रहा था और आपसे ऊंची आप आवाज में बोल एकदम ऊंची सकता हूँ। आवाज में बोलिए, थोड़ा अच्छी धीरे बात है, रखिएगा, लेकिन आप उसे धीरे एविडेंस को रखिएगा, सही तरीके से रखिए। आप जरा कोर्ट धीरे की बातों रखिएगा। को सही तरीके से नहीं, रखिए। आप जो चाहेंगे आप कोर्ट की मैं बातों वही को नहीं सही से बोलूंगा। रखिए। आप जो नहीं चाहेंगे नहीं, मैं माननीय वही नहीं सुप्रीम बोलूंगा। कोर्ट को आप मुझे सही जो तरीके से अच्छा रखिए। लगेगा, मुझे जो सीबीआई ईडी को तर्कसंगत कोर्ट ने लगेगा, क्या मैं कहा वही था, बोलूंगा। उस चीज को सही तरीके से रखिए। क्या सौरभ कोर्ट ने जी आपको कैसे लोगों को फटकार घुमा लगाई लेते थी हैं? सीबीआई को। आरजू खान शांत हो सौरभ जी जाइए। कैसे लोगों को आरजू डिबेट खान में घुमा शांत लेते हो हैं? जाइए। तरीका नहीं डिबेट का। आप तो ऐसे एक कह वरिष्ठ रहे हैं ना पत्रकार कि अरविंद विनाश कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को जमानत मिली है, उनको बरी नहीं किया गया है। चलिए ठीक इनको है, तो ऐसा ही राकेश जी लगता के है पास आप केजरीवाल लीजिए। बरी हो, केजरीवाल प्रदीप तो जी बरी अपनी हो गया बात कोर्ट पूरी से, कीजिए। बेल मिली, बरी हो गया। कोर्ट ने क्या कहा था, उसी चीज को मैं कोट कर रहा हूँ। राजू ठीक है खान साहब, राकेश जी आपके पास आते हैं। राकेश रंजन, लगता है कि वो रांची के लिए रवाना भी हो गए हैं। मुझे लगता है कि शायद वो फ्लाइट में बैठे हुए हैं। राकेश जी रांची जा रहे हैं क्या? सर मैं फ्लाइट में हूँ थोड़ा इधर ज्यादा नहीं, जर्नी हो मुझे जा रहा है, लगता अभी है मैं ऑफिस संगठन को मजबूत करने के लिए आप अभी से निकल गए होंगे। डेफिनेटली सर, संगठन मेरा बहुत मजबूत है वहाँ पे है। और मैं बूथ लेवल से लेकर के हर एक प्रदेश कमेटी से लेकर के सब जगह मेरे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे से मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे। और जोरों पे सदस्यता अभियान भी चालू है। इस बेसिस पे हमारे नेता ने बहुत सारे चीजों को देख करके, माइक्रो से माइक्रो चीजों को ऑब्जर्व करके हमारे नेता ने तो डिसाइड अभी किया तो है। प्रदीप जी कह रहे थे, राकेश जी से शायद आपने सुना नहीं होगा, प्रदीप जी तो कह रहे थे कि ये जो चतरा की जनसभा के जिक्र आप कर रहे हैं, उसके पहले तो आपका कोई प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं था झारखंड में। मुद्दा ये नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं था, मुद्दा ये है कि जब मुद्दा है, ये भी नहीं है कि संगठन वहां नहीं थी। नहीं, संगठन तो हमारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम प्रदेश अध्यक्ष का इसलिए गठन किए हैं क्योंकि हमने मजबूत देखा, हमें चुनाव लड़ना था, बहुत प्रदेश अध्यक्ष काफी मजबूत है और हर एक लेवल को काम करे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी पार्टी वहाँ चुनाव जीतेगी 110। जो भी हमारे हमको सीट मिलेगा, ऐसे तो हमारे नेता जाहिर में की जाहिर तो वो किए नरेंद्र कि मोदी के चेहरे पर जीतेगी या जीतन राम मांझी के चेहरे पर? जीतन राम मांझी का चेहरा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी साहब का चेहरा नहीं है, लेकिन हाँ नरेंद्र मोदी का भी चेहरा है। नहीं, अगर जीतन राम मांझी खुद नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अगर वोट मांग रहे थे और वो कहते हैं कि मुझे झारखंड में 10 सीटें चाहिए, तो सवाल तो खड़ा होगा ना कि वहां चेहरा कौन होगा? जीतन राम मांझी होंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे? सर हम एनडीए के घटक हैं और एनडीए का जो प्रोटोकॉल है हम ब्रीच नहीं करते हैं। हम लोग एक डिसिप्लिन्ड वे में रहने वाले दल हैं ठीक है, और उस धर्म जो एनडीए का जो घटक है उस धर्म का हम पालन करते हैं। इसलिए चेहरा जो भी होगा ठीक है राकेश जी, समय की कमी है। राजेश जी के पास आएंगे। राजेश जी अपने बयान पर कायम है? जो नेता ने बयान दिया है, गठबंधन नहीं होगा तो मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 40 सीटों पर दावेदारी आपकी मजबूत है? बिल्कुल कायम है सर। इसलिए कायम है कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष की जो रिपोर्ट आएगी वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और अहम होगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा संगठन आज नया बनने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भोज के घड़ी कुंहरे रोपने हम चले हैं। आप हमारे भाई साहब पत्रकार बंधु यहीं बैठे हुए हैं झारखंड से, उनसे पूछ लीजिए। वीरेंद्र प्रधान जी हमारे कितने सालों से वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरी कमेटी हर जिले की। और यही कारण है कि हम बड़े कार्यक्रम को अंजाम दे पा रहे हैं। लगातार हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं और कई सभाएं उन्होंने की और सभाओं को लोगों ने देखा है खुली आंख से, मीडिया के कैमरों में भी कैद है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारा संगठन की स्थिति वहां क्या है, कितनी ठीक है सर, समय की कमी है। प्रदीप जी के पास जाएंगे अंतिम कमेंट के लिए। प्रदीप जी, चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती, इन जो डिमांड हो रही है इनका एक तरीके से कहें तो ख्याल रखना या पूरा नहीं करना या आपस में एक तालमेल बैठाना, ये एक बड़ी चुनौती हो जाएगी चुनाव के पहले बीजेपी के लिए। देखिए हमारे नेता का वाक्य आपने सुना होगा कि चुनौतियों को हम अवसर के रूप में देते हैं।
और निश्चित रूप से जो बातें सामने आ रही हैं उसका समाधान तो शीर्ष स्तर पर ही निकलना है, डिबेट से समाधान निकल नहीं सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे जो साथी हैं, लोजपा के हों चाहे हम के हों, तो उनके जो नेता हैं वो जो बोल रहे हैं पब्लिकली बोलने की बजाय शीर्ष स्तर पर बोले तो उसका ज्यादा असर होगा और समाधान भी बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक है, अंतिम नहीं, कमेंट देखिए, चंदन जी खुला से। जब विमर्श होता है तो अपनी बात रखिएगा। जी जी, शीर्ष नेता ही तय ठीक करेंगे। है ठीक मैंने है। हमेशा इस बात को रखा है। चंदन जी अंतिम कमेंट आपसे सर, क्या लगता है ये जो खींचतान है ये कहाँ जाकर खत्म होगी? मुझे लगता है ये खींचतान चलेगी नहीं, आराम से सब लोग बैठ के सेटल कर लेंगे कि वहाँ केंद्र में अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के बहुत सुलझे हुए वरिष्ठ नेता है ना, और इसलिए चलिए मुझे ठीक है, लगता है कि वहाँ समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इच्छा सबकी होती है, हर पार्टी की इच्छा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, और अपनी इच्छा जीतन राम मांझी ने भी जाहिर किया है, चिराग पासवान ने भी जाहिर किया है, और इसके पहले जदयू के नेताओं ने भी अपनी इच्छा या अपनी पार्टी की जो इच्छा है वो जाहिर किया है। लेकिन फैसला निश्चित तौर पर बीजेपी को लेना है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है, और बीजेपी को ही तय करना है कि कितनी सीटें किसको मिलेगी। सौरभ जी 1 मिनट में बात कंक्लूड कर दूं, आपकी बात खत्म हो रही जी है। जी उन्होंने कहा कि जी सर, ये 81 सीटें विधानसभा की हैं झारखंड में, और मुझे जी लगता है कि इतना फॉर्मुलेट किया जा रहा है, मेरी जो जानकारी है कि वहाँ एक एक सीट पर ऐसे उम्मीदवार, ऐसे पार्टियां चुनाव लड़ेंगी जो विनिंग कैंडिडेट के रूप में सामने आएंगी। इसीलिए बहुत सोच समझ के हो रहा है, और कोई पार्टी निराश नहीं होगी। जिनकी जो भावना है उसका शायद इनका सम्मान करेंगे भाजपा वाले एनडीए गठबंधन के अंदर में, और जिसका जो स्टेक होगा जेन्युइन उसको जरूर ये लोग पूरा करना चाहेंगे। दूसरी बात, मैं एक लाइन सिर्फ आरजू खान साहब के लिए कह दूं। आरजू खान साहब ने कहा कि हेमंत सोरेन अभी बेल आउट हुए हैं, उनको किसी कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया है, और उनके कई लोग अंदर में हैं। और जहां तक बात है भ्रष्टाचार की, आरजू खान जी सबसे बड़े नेता तो आपकी पार्टी के हैं जो सजा याफ्ता हैं, और उनके साथ कांग्रेस और दूसरे दल बैठ के सरकार बना रहे हैं, जेने वाले चला रहे हैं, तो फिर भ्रष्टाचार की बात की चर्चा क्यों करना है? सर समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मैं कह रहा था कि निश्चित तौर पर हर पार्टी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, और वही इच्छा अपनी जो है वो जीतन राम मांझी ने भी दिखाई है, वही इच्छा चिराग पासवान ने भी दिखाया है, और वही इच्छा जदयू भी दिखा रही है। और शायद इसीलिए जदयू कह रही है कि अगर मेरे बिना बीजेपी अगर चुनाव में जाती है तो नतीजे जो आएंगे वो सकारात्मक नहीं आएंगे। लेकिन अंतिम फैसला जो है वो निश्चित तौर पर झारखंड में बीजेपी को करना है, क्योंकि झारखंड की अगर बात करें तो बीजेपी जो है वो बड़े भाई की भूमिका में झारखंड में है, तो अंतिम फैसला बीजेपी को ही करना है। तो आज चर्चा को हम यही खत्म करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप बने रहिए बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और निश्चित रूप से अगर ये चर्चा, आज जो चर्चा हुई, ये चर्चा अगर आपको अच्छा लगा तो निश्चित तौर पर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर कोई कमी अगर आपको दिखती है तो निश्चित रूप में आप कमेंट के जरिए वो बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्ते।